Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal State Eligibility Test पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले सवालों की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में से एज इट इज़ क्वेश्चन ज़रूर आपकी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड यही वो क्वेश्चन हैं जो कि आपको ज़रूर सिलेक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी है एंड अगर अभी भी आपने पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, सो आपके लिए हम क्विक रिवीजन पीडीएफ लेकर आए हैं जहां पर आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ साथ 100% श्योरिटी ये भी दी जाती है कि यही आपको पेपर 1 में इजीली 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। इस सीरीज में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, साथ ही आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को सीरियसली 1 से 2 बार भी रिवाइज कर लेते हो, आपको डिटेल में चाहे नहीं जाना है, सिर्फ गो थ्रू करना है, अच्छे से क्वेश्चंस आंसर को पढ़ लेते हो, तो भी आप इजीली एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लास्ट एग्जामिनेशन में भी बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से पेपर 1 में इजीली 75 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में स्कोर किया था। तो स्टूडेंट्स, आप भी जरूर इसको फॉलो कीजिए एंड गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी 699। सो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रिडिक्टर वेरिएबल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब देखो, इसमें कहा है कि एज अ टीचर अगर आपको अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को बेहतर बनाना है, तो आपका एक कंटेंट और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का तरीका और जो कंटेंट यानी कि जो कोर्स आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो, वो एक बेस्ट वे में होना चाहिए, तभी आपकी टीचिंग बेस्ट मानी जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है अ गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इन्वोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसमें कहा है कि जो टीचर्स अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी क्लास में स्टूडेंट्स कम क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से अभी आंसर पर जाते हैं। देखो, बहुत इजी है, आपको इसका आंसर पता होगा। ये है ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं है, अगर मान लीजिए मैं एज़ अ टीचर आप लोगों के साथ सिर्फ़ क्लास में आके गप्पे मारती रहूँ, यहाँ-वहाँ की बातें करती रहूँ और आप लोगों को अपनी बातों से ही थोड़ा-सा मैं पटा लूँ, हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्या आप मेरी क्लास में टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन्स नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं, तो क्वेश्चन्स ज़रूर रेज़ होंगे, चाहे स्टूडेंट्स के साथ टीचर कितने भी अच्छे से बात कर ले। ओके? सो इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन यहाँ पर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं। इसमें कहा है द यूज ऑफ आईसीटी हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों के टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेपर 1 में यूनिट नंबर 8 का नाम है आईसीटी। इसमें होता है कंप्यूटर, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि अगर एज अ टीचर आप अपनी टीचिंग में, अपने क्लासरूम में आईसीटी का यूज करते हो, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हो, तो उससे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में काफी अच्छा फर्क पड़ सकता है। इसका कारण भी बताया गया है और उसका कारण ये बोलता है कि आईसीटी प्रमोट्स स्कोप फॉर वेराइटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। ये बोलते हैं कि जहाँ पर भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, लैपटॉप स्क्रीन्स बड़ी बड़ी हो, ऐसे करके पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बच्चों को थोड़ी टीचिंग के तरीके में वैरायटी मिलती है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है और अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि कंप्यूटर, इंटरनेट की हेल्प से अगर पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, डायग्राम्स, इमेजेस, ये सब चीजें आसपास रहती हैं, तो स्टूडेंट्स थोड़े अट्रैक्टिव होकर के सेशंस में रहते हैं। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? सो करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, और आईसीटी को टीचिंग में यूज करने का कारण भी बिल्कुल सही यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, जैसे छोटे बच्चों को अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से एबीसीडी पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो वो उतना जल्दी शायद चीजों को नहीं सीखेंगे। एज कंपेयर टू उनको आप वीडियोस चला दो, उनके सामने गेम्स के थ्रू उनको काउंटिंग या ये सब चीजें पढ़ाओ, तो वो चीजों को जल्दी सीखते हैं। राइट? सो वही सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार एज इट इज पूछा गया है और कई बार इसी को थोड़ा-सा घुमा करके भी पूछा जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for optimizing learning outcomes, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidences in a global context? ओके सो यहाँ कहा है कि वैश्विक संदर्भ में सीखने के परिणामों के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों को अनुसंधान साक्ष्य के संदर्भ में सभी प्रभावी के रूप में पहचाना गया है। तो इसको पहले मैं आंसर बताती हूँ, ये है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का पहले एक बेसिक सा डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स होते क्या हैं। ओके, सो टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स में पहली चीज जो है वो आती है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ओके, दूसरी चीज आती है कोर टीचिंग स्किल्स। कोर टीचिंग स्किल्स में होता है जो कॉमन स्किल्स होती है जो कि सभी सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होती हैं। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स होती है जो जैसे कि मैथ्स के टीचर के लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। मैथ्स पढ़ाना सबके बस की बात नहीं होती। कोई लैंग्वेज, आप किसी को नई लैंग्वेज सिखा रहे हो, वो एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल में आता है। तो ये सब टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो कहा है वो है कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसको प्रभावी बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ यहाँ पे किसी घर की बात की जा रही है, ना यहाँ पे किसी स्कूल की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर बात की जा रही है, इसलिए टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, क्वेश्चन है what is the correct sequence from lower to higher for indicating learning outcomes related to affective domain? ओके, सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरी सीरीज जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको आता भी होगा और उनको मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूँ कि रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये आएगा जरूर। सो देखो इसमें क्या है, अफेक्टिव डोमेन की बात की गई है। आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी होती है, ब्लूम का वर्गीकरण होता है, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है कॉग्निटिव डोमेन का, दूसरा हिस्सा होता है अफेक्टिव डोमेन का। कॉग्निटिव डोमेन होता है थिंकिंग, किसी की सोच, किसी के दिमाग से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव होता है। इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव नहीं सॉरी, अफेक्टिव। अफेक्टिव होता है इमोशंस, फीलिंग्स किसी पर्सन की, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे वो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। और तीसरा डोमेन होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, साइकोमोटर डोमेन। सो साइकोमोटर डोमेन किसी के फिजिकल नीड्स या फिजिकल जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। इन सब चीजों से रिलेटेड 3 हिस्सों में स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को बांटा जाता है। अब अगर हम इफेक्टिव डोमेन की बात करें तो उसमें हमारे पास मल्टीपल फेजेस होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। ओके, इनको सीक्वेंस में रखने के लिए आपको कहा गया है। सो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो है वो आ जाएगा आपके पास रिसीविंग। सबसे पहले किसी भी चीज को आप रिसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्डिंग। मान लीजिए अब आपने किसी छोटे बच्चे को कुछ चीज सिखाई, आपने उनको 1 बार बोला, 2 बार बोला, वो सुन-सुन के उस चीज को रिसीव कर रहा है। उसके बाद काफ़ी समय के बाद वो बच्चा उस बात पे रिस्पॉन्ड करने लग गया। आपने किसी बच्चे को पहले हेलो बोलना सिखाया, हेलो, हाथ से हेलो करना सिखाया, ठीक है? वो समझते रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने, जैसे ही आप हेलो बोलोगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उस पे एक्ट करेंगे, वो हाथ हिलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद उनको उस चीज़ की वैल्यू पता लगेगी कि इसका क्या मतलब होता है। कहीं जा रहे हैं तो हेलो या बाय बोलना है, फिर हाथ हिलाना है, तो वैल्यू ये चीज़ आ गई। ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे वो चीज़ों को समझ रहे हैं डिटेल में, एंड कैरेक्टराइजेशन आ जाता है सबसे लास्ट स्टेप। तो ये होता है इफेक्टिव डोमेन के स्टेप्स। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए सी बी डी एंड ई। ओके, इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ।
जैसे मैंने इफेक्टिव डोमेन बोला, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया। कॉग्निटिव डोमेन को आपने सीक्वेंस में ऐड करना है, इसमें भी 5 स्टेप्स है। बताइए कौन-कौन से स्टेप्स हैं? ठीक है, आंसर बताना है मुझे कमेंट करके, अगर नहीं आता है तो भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे पास, मैं उसका लिंक फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लोगों ने पढ़ा है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे बेसिक लेवल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एक हमारे पास। और कौन-कौन से लेवल होते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबसे पहला आता है मेमोरी लेवल, सबसे लोएस्ट लेवल फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है? सो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। एक और होता है ऑटोनॉमस, बट उसको ज्यादा जगह पे ऐड नहीं किया जाता। तो उसके हॉलमार्क के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? सबसे ज़्यादा थॉटफुल होता है, सबसे बेस्ट लेवल ये माना जाता है, हाईएस्ट लेवल ये माना जाता है। किसी बड़े लेवल के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। देखो मेमोरी लेवल में आपने चीज़ों को रट्टा मारकर याद कर लिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप समझने लग गए कि अच्छा जो रट्टा मारा था उसका क्या मतलब है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि जो चीज़ें हमने पिछले 2 लेवल्स में पढ़ी थी उसको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करना है, एक्चुअल में वो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। सो इसीलिए इसका जो हॉलमार्क रहता है वो रहता है क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, ओके? और ये पूरी तरह से प्रीवियस 2 लेवल्स पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if teaching is viewed as a continuum, which of the following modality involves active give and take between the teacher and learner? So active give and take का क्या मतलब होता है, ये भी आपको बता देती हूँ। एक्टिव गिव एंड टेक, एक टीचर पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड स्टूडेंट एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, तो वो आता है इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में। ओके ये आता है इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में। टीचिंग एज अ कॉन्टिनम का क्या मतलब होता है, ये बेसिक होता है, नेचर ऑफ टीचिंग में आता है टीचिंग एज अ कॉन्टिनम। टीचिंग और लर्निंग दोनों ही कॉन्टिनम होती है। कॉन्टिनम का मतलब होता है निरंतरता को ये फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है? ये बेसिकली टीचिंग के जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसको चेंज और सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, एंड इसमें टीचर्स में नॉट हैव द टूल्स, रिसोर्सेज और सपोर्ट टू चेंज टीचिंग प्रैक्टिस ऑन देयर ओन, राइट? सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक अपने आप में, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि कभी भी टीचिंग के कॉन्टिनम की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस की ही बात की जाती है। डिफरेंस एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक पे फिलहाल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अगर आपको चाहिए आप बस कमेंट करके बता दीजिए, ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन गैगनीज लर्निंग हायरार्की। In Gagne's learning hierarchy, which of the learning types immediately precede concept learning? इसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात की गई है। कॉन्सेप्ट लर्निंग इज ऑलवेज 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 रिलेटेड टू रूल लर्निंग, ठीक है? गैगने में हमेशा कॉन्सेप्ट लर्निंग रूल लर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर रूल लर्निंग ऑप्शन नहीं है, तो गो फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, ओके? एक चीज यहाँ पर और पूछी जाती है कि कई बार सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात की गई है। कॉन्सेप्ट लर्निंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, एंड इफ वी टॉक अबाउट रूल लर्निंग, तो रूल लर्निंग होता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है? तो साइकिल आई होप अभी आप समझ रहे हो, ये 3 चीजें ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक साइकिल में, इसी सीक्वेंस में वो काम करती हैं, ठीक है? एग्जाम में जैसे सिग्नल लर्निंग के बारे में पूछा जाता है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। एसआर लर्निंग जो होता है इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। चेन लर्निंग को हम लोग बोलते हैं, जैसे एसआर का जो सीक्वेंस होता है वो चेन लर्निंग का भी एक पार्ट होता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो होती है हमारे पास, ये भी इसी का एक पार्ट होता है। इसमें आपके पास लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आ जाती है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको ये बताया कॉन्सेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन जून 2020 की सेशंस में पूछे गए थे, एज इट इज, ठीक है? ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो इम्पोर्टेंट है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें मैच द फॉलोइंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बेसिक टीचिंग के स्टेप्स को इसमें पूछा गया है, तो इसको देख सकते हो। प्लानिंग गोज फॉर, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्लान करते हैं और हम गोल्स अपने सेट करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट वीक में मुझे ये चीजों को कवर करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज एंड पीपल। मोटिवेटिंग means it involves engagement in task relevant activities, and controlling means it involves feedback of result and follow up to compare accomplishments। ठीक है, so इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। एज इट इज डेफिनेशंस हैं ये। There is abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learning? So ये adolescents जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है किसी भी बच्चे को नया कुछ सिखाने का। वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत एक एज ऐसी होती है ना जिसमें बच्चे नया सीखना चाहते हैं पूरे जोश के साथ। तो वही चीजें यहाँ पर पूछी। सो 2021 में पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन है, the ability to form and use symbols like words, gestures, signs, images, etc. are accomplished in the pre-operational period। So यहाँ पर कहा है कि अब टीचर, एज अ टीचर, जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो एंड पढ़ाते समय आप कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे शब्द, वो तो दिखती सी बात है, किसी को पढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे। अपना जेस्चर, आप लोगों का हाव भाव आपके कैसे हैं, साइंस, फोटोज दिखाकर आप किसी को पढ़ा रहे हो, इसको पूरी तरीके से प्री ऑपरेशनल पीरियड में अकम्प्लिश किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें कहा है कि पाइगेट ने अपनी थ्योरी में यही बोला है कि जो भी प्री ऑपरेशनल यानी कि सक्रिय पूर्व बच्चे होते हैं, इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिक टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, पाइगेट क्या थे? वो एक थियरिस्ट थे जिन्होंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज दी हैं। इनके हिसाब से इन्होंने फोकस किया था किसी भी चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जो पर्सन होता है, कोई स्टूडेंट होता है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो होती है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बात की थी। एंड पेगेट के अकॉर्डिंग 4 फेजेस में इन्होंने इस लेवल को डिवाइड किया था। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर बात की है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो ये एक ऐसा स्टेज था जो कि अर्ली चाइल्डहुड पर फोकस करता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पर फोकस करता है कि उनको एक एक चीज डिटेल में बताई जाती है। उनमें ईगो और ये लड़ाई झगड़ा, ये जल्दी से चीजें समझने की ताकत भी नहीं होती है। एंड दूसरा यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी वर्ड्स, जेस्चर, ये सब चीजें हैं, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये भी इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 साल से 7 साल तक के बच्चों का। तो ऐसे बच्चे वर्ड्स, जेस्चर, सिग्नेचर, इमेजेस के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। आपने देखा होगा बच्चों को गुस्सा भी बहुत आता है, जरूरी नहीं है कि वो चीजों को जल्दी से समझ सकें। ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन में ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी होती है। राइट, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके, ठीक है, ये नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एंड्रागॉजी इज ऑल्सो रेफर टू एज। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड्रागॉजी, पेडागॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, सो एंड्रागॉजी इज रेफर्ड टू एज, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। एंड्रागॉजी का मतलब होता है अपने आप से, राइट।
एंड्रागॉजी अपने आप, तो अपने आप कौन बच्चा सीख जाता है चीजों को? अपने आप अडल्ट बच्चे सीखते हैं। सो यहाँ पर सभी ऑप्शन में अडल्ट है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूजीसी नेट और सेट में बहुत बार आता है कि एंड्रागॉजी हमेशा अपने आप, और अपने आप कौन सीखता है? अडल्ट लर्नर्स। सो अडल्ट लर्नर्स की जो व्यापक सिद्धांत होते हैं वो एंड्रागॉजी में बताए जाते हैं। ओके, ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है होमवर्क क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। स्वयं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। स्वयं बेसिकली एजुकेशन के लिए बना है। ओके, ये करेक्ट है। आई होप आपने इससे पहले आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी विच बिगिंस एट बर्थ एंड continues till one dies. It does not terminate at the end of the formal schooling, but it is a lifelong process. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन उम्र भर सीखता है, जन्म लेने से लेकर के किसी की मृत्यु तक एजुकेशन जरूरी होती है, एंड यही यहाँ पे कहा है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कारण क्या कहा है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होता है? किसी पर्सन की पूरे लाइफ स्पैन को यहाँ पर फॉर्मली और इनफॉर्मली इंक्लूड किया जाता है। सो असर्शन भी सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the teaching strategies which are employed during indirect institution, emphasizing direct and indirect exemplars, presenting the stimulus material, inquiry based question answer session, presenting, asking and providing feedback, या फिर promoting problem solving approach. So ये कुछ steps हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एम्फेसाइजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जितने भी आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती हैं, किसी चीज के कॉन्सेप्ट्स को, पैटर्न्स को, एब्स्ट्रैक्शंस को समझना, उसको याद करना, ये सब इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वापस आ गई है आंसर में। करेक्ट आंसर होगा आपके पास ए, सी एंड ई। इधर ऑप्शन में नहीं है, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, सी एंड ई। ठीक है, सी बोलता है इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट में इंक्वायरी बेस्ड सेशन आता है, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स जो आते हैं, एंड वी हैव प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ही बता रही है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट है indirect institution is an approach to teaching and learning in which the process is inquiry. indirect approach में जो process होता है वो inquiry होता है, content involves concept and context here is a problem. ये indirect instruction की definition कही है। statement 2 बोलता है NRT test data tell us about a student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि NRT होता क्या है। सो NRT बेसिकली होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, एंड एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सो इसमें कहा है this type of test data tell us about the student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills. so इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इसमें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है।
क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 2? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि 60% से ऊपर वाले पास हैं, इसके नीचे वाले फेल है। नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन किया जाता है आपस के उनके पीयर्स के बीच में। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो कि किसी पर्सन के रैंक को या किसी भी पर्सन की किसी भी कैपेबिलिटीज या उनके स्किल्स को कंपेयर करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, which of the following teacher competency belongs to the domain of personality and attitude? यहाँ पर किसी शिक्षक की योग्यता, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र में संबंधित बात की गई है। डायरेक्ट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया है, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके अलावा लोकस ऑफ कंट्रोल के अलावा यहाँ पर टीचर्स का एंथुजियाज्म, सेल्फ एफिकेसी, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? किसी एक पर्सन के एटीट्यूड पे डिपेंड करती है कि उसका अपनी बातों पे कितना नियंत्रण है, आत्मविश्वास कितना है, कितना वो किसी को मोटिवेट करके अपने आसपास एक्टिवली रख सकते हैं। तो ये सब चीजें किसी पर्सन के पर्सनालिटी और एटीट्यूड में आती है। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज, identify the item from the following which is not a characteristic of learning society. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी कौन सी यहाँ पर नहीं है? लर्नर्स लर्न अनइनफॉर्मली। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल तरीके से ही पढ़ाई कर सकें, वो अनइनफॉर्मली भी बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में डरा धमका कर बच्चों को पढ़ाया जाए। कई बार बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे गेम्स म्यूजिक के साथ जल्दी सीखते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी कहा है, नॉट। ठीक है, अनइनफॉर्मली वैसे ये होता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो इसीलिए इसको हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं। Next is, what are the advantages of CBCS means choice based credit system introduced by UGC for higher education institutions? आंसर पे जाएंगे डायरेक्टली। It allows students to choose interdisciplinary and intradisciplinary source courses। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मैं आप लोगों को थियोरी सेशंस में बता चुकी हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट नॉन मेडिकल रख रहे हैं, नॉन मेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है और कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, लेकिन सीबीसीएस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कोई पर्सन जो नॉन मेडिकल के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ेगा ही, वो तो उनको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई पर्सन ऐसा है जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बोला जाता है। ठीक है, मेक्स एजुकेशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऑल ओवर एरिया, ऑल ओवर ग्लोब में एक ही लेवल रहेगा, एक ही स्टैंडर्ड रहेगा एजुकेशन का। एंड ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड स्टडीज एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आप लोग अगर लगता है इस कॉलेज में एक साल लगा दिया, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपके ग्रेड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, Alternative education is known as, so it is known as non-traditional education, गैर पारंपरिक, in which level of teaching the learner gets an opportunity। तो इसमें पूछा गया है कि टीचिंग के लेवल्स में से कौन सा वो ऐसा लेवल होता है जिसमें एक लर्नर को, यानी कि एक स्टूडेंट को अवसर मिलता है कुछ नया सीखने का, कुछ काम करने का, कुछ चीज को इम्प्लीमेंट करने का। ऑप्शंस आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये चारों लेवल्स जो हैं वो टीचिंग के होते हैं, जिसमें कि ये 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजरली यूज्ड लेवल्स होते हैं। ओके, इसमें स्मॉलेस्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल एंड हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे बात की गई है लर्नर को कहाँ पे ज्यादा अवसर मिलते हैं कुछ काम करने के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखो स्टूडेंट्स, मेमोरी लेवल में क्या होता है? इस लेवल में रोट लर्निंग होती है, यानी कि एक स्टूडेंट रट्टा मार करके चीजों को सीखता है। अब वो जो रट्टा मारी हुई चीजें होती हैं उनको एक्चुअल में कैसे यूज करना है, कहाँ पे उनका काम आता है, कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ये सब सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स स्टेटमेंट्स दैट
encourage students to elaborate on an answer, either their own or that of others will be called. यानी कि एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इस समय पे टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट ने कोई आंसर दिया एंड टीचर ने उनको बोला कि इस आंसर को इलेबोरेट करो, यानी कि इसको विस्तार में मुझे बताओ कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। एंड साथ ही टीचर ने वो चांस भी दिया कि स्टूडेंट इसको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से भी समझा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको बुकिश लैंग्वेज में या बुक में जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज बताओ। तो इस तरह की चीजों को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, engagement in the learning process या फिर probing. So correct answer here we have is probing. That is option number 4. तो probing का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल। आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए कि किसी टीचर ने, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है अंकिता, ठीक है, मुझे एक टॉपिक दे दिया लेकिन उस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, एंड टीचर ने बोला कि इसका आंसर आप खुद से ढूंढ कर लाओ, इसको इलेबोरेट करो अपने वर्ड्स में। सो इस चीज को प्रोबिंग बोलेंगे, क्योंकि मैं इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी, जितना नॉलेज मुझे है उसको मैं इलेबोरेट करके वहां से जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगी, और ये सब चीजें करके क्या होगा, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। सो प्रोबिंग इस तरह से। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स रिलेटेड competencies फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि बिहेवियरल टेक्निक्स किसको बोला जाता है रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ, यानी कि दृष्टिकोण और विश्वास की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे दक्षताओं की बजाय व्यवहार कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शंस आर लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर एंथुजियाज्म, या फिर इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, सी एंड ई। तो देखो स्टूडेंट्स, बिहेवियरल क्वेश्चन को समझाऊं तो इसमें बोला है व्हाट इज द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ। सो एक टीचर होने के नाते आप लोगों को अगर एक इफेक्टिव टीचिंग करनी है, कि आप जो पढ़ा रहे हो वो स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है, आगे आने वाले समय में उनको वो काम भी आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज अ टीचर आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो है कम्युनिकेटिंग, कि सबसे पहले आपका बात करने का तरीका, आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो प्रोसेस है बोलने का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो स्टूडेंट्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। दूसरे हैं मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हो वो पूरे प्रबंध के साथ हो, पूरा उसका मैनेजमेंट हो कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या आज का टॉपिक है, क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से साथ में आपको मॉनिटर करना है, किसको, खुद को भी एंड अपनी क्लास को भी। एंड साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। सो इफेक्टिव टीचिंग के लिए इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। ये वाला इवेल्युएशन जो है ये कौन करते हैं, ये स्टूडेंट्स करते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तक हमारे 3-4 क्वेश्चंस हुए हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर समझ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है, तो आप मुझे क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, आप मुझे मूल्यांकन दोगे कि मैम का पढ़ाया हमें समझ आया, तो हम मैम को 10 में से कितने नंबर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आप मुझे फीडबैक दोगे कि क्या मैम आपको अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने चाहिए, या फिर आप जैसा पढ़ा रहे हो ऐसा ही कंटिन्यू रखो, डेली हमारे लिए लाइव लेक्चर्स या इस तरह के एमसीक्यू सीरीज लाओ। जो भी चीजें आपके माइंड में है, आप अगर वो कमेंट करके मुझे बताओगे तो वो आएगा इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मैं अपनी टीचिंग में अगर आप लोगों को लगता है कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो वो मैं चेंजेस करूंगी, ताकि आने वाले समय में सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। ओके, सो ये सारी चीजें इस तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वहां पे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। आपको बताना है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित मेथड कौन से है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में कौन सा होता है, इसमें एक स्टूडेंट को
एक स्टूडेंट को फीडबैक देने का भी पूरा अधिकार होता है। अगर स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो पूछने का पूरा अधिकार होता है। अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि लास्ट लेक्चर हमें पसंद नहीं आया या फिर वो हमें समझ नहीं आया, तो वो एक टीचर को वो रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड ये होता है, यानी कि एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। सो इस समय पे अब देखना है कौन से पॉइंट्स इसको ध्यान में रखते हुए करेक्ट है। प्रोजेक्ट वर्क, टॉक एंड टॉक, लेक्चरिंग विद ऑडियो एंड विजुअल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस या फिर simulation and role playing. So correct answer here is option number D and E only. कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर में आप सभी को पता है कंप्यूटर है, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, इन सब चीजों की मदद से हम पढ़ सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड ये होता है। ओके, नेक्स्ट है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही, अब जैसे आप लोगों को समझाने के लिए हर बार मैं क्या करती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप नए हो, आपको नहीं पता होगा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना, हर एक यूनिट में, हर एक टॉपिक में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी कि दिनचर्या से रिलेटेड जो उदाहरण होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए करवाती हूँ, ताकि आप लोग चीजों को समझो। वैसे रोल प्लेइंग क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को इजिली कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इवेल्युएशन। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस। इसके यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं दूसरी तरफ। सो देखो, इनके मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। फॉर्मेटिव क्या होता है, क्लास के बीच में, अब जैसे मान लीजिए हमारा 1 आवर का सेशन है, मान लीजिए ये वाले अभी मैंने आपको इवैल्यूएशन की डेफिनेशन बता दी, किसी का मूल्यांकन करना है उसकी डेफिनेशन बता दी। 5 मिनट के बाद मैं स्टूडेंट्स को ही क्लास में पूछ रही हूँ कि चलो मुझे बताओ आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लास के एंड में मैं स्टूडेंट से पूछूंगी कि कंक्लूड करो आज की क्लास में क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, हम डेली रोज के रोज स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। समेटिव क्या होता है, समरी, समरी का मतलब पूरा एंड में, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है कि पूरे 6 महीने में, पूरे 1 साल में किसी स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ा, उस चीज का मूल्यांकन होगा। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, इसमें हम टेस्टर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए मैं इसमें, एक पर्सन है, एक मेरा स्टूडेंट है कोई, ठीक है, उनको हम टेस्ट करेंगे, उनको हम देखेंगे कि उनके मैथमेटिक्स में क्या स्कोर है, उनको हम देखेंगे कि म्यूजिक में क्या उनका इंटरेस्ट है, उनका क्या डांस में इंटरेस्ट है। तो एक ही पर्सन को अलग अलग जगह पे हम कंपेयर करेंगे कि जिस चीज में वो बेस्ट है, बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, वहां पे उनको यूज करेंगे। देन आता है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पर्सन ए को कंपेयर कर रही हूँ कि अच्छा आपका मैथ अच्छा है लेकिन आप डांस में बेकार हो। पर्सन बी जो है उनका मैथ बहुत बेकार है लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो हमने क्या किया, आपस में स्टूडेंट्स को कंपेयर किया, दैट इज कॉल्ड नॉन रेफरेंस। तो ये 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स मैंने बता दिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बोलता है द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इज इट इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि रोज रोज अगर हम किसी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे उनका पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है, उनकी क्षमता भी बढ़ती है और उनके दायरे भी बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें पूछा बोला गया है इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि फाइनली किस स्टैंडर्ड पर, किस लेवल पर हमारा स्टूडेंट है। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, ये बोलता है स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की किस सब्जेक्ट में, किस डोमेन में मास्टरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम देखेंगे एक स्टूडेंट डांसिंग में कैसा है, सिंगिंग में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, स्टडीज में कैसा है, तो उसके देखेंगे किस चीज में उनकी मास्टरी है। देन वी हैव नॉर्म रेफरेंस, जिसमें कि आता है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। इसमें फिर उनके जो फाइनल रैंक होता है, रैंक क्या करता है, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करता है। सो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। सो एक इफेक्टिव टीचर की, ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित योग्यताएं किसको कहा जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड,
demeanor which means being orderly, clean and in control. Literacy which implies general knowledge as well as good at reading and writing, यानी कि एक टीचर कितना साक्षरता से भरा हुआ है, उनको जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान कितना है, कितने अच्छे से वो पढ़ लिख सकते हैं. सेल्फ एफिकेसी which refers to a person's self perceived capabilities to perform a task, यानी कि एक आत्म प्रभावकारिता किसी पर्सन की, किसी टीचर की कितनी है एंड वो कितनी क्षमता के साथ किसी भी दिए हुए कार्य को पूरा करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड lenient, यानी कि उनमें लचीलापन होना चाहिए, वो कितने संवेदनशील है, कितने किसी के प्रति उदार है, कितने सेंसिटिव है, ये होना चाहिए. लास्ट ऑप्शन है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. So correct answer here is A and B. ओके, सो इफेक्टिव टीचर की स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज पूछा गया है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा होता किसी टीचर की इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स क्या है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर बी जरूर होता, क्योंकि इसमें टीचर के नॉलेज के बारे में बात की गई है. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉलेज के बारे में नहीं, स्टाइल रिलेटेड बात की गई है, तो इसमें यही आता है कि एक टीचर कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज है, कितना वो क्लियर है अपने वर्ड्स को लेके, अपने नॉलेज को लेके. ओके, और वो कितना सेंसिटिव है, ये आता है उनकी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इंप्लाइज दैट. सो टीएल का मतलब है टीचिंग लर्निंग. सो फ्रेज टीचिंग लर्निंग मॉडल जो होता है, उसमें टीचिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि टी का मतलब क्या होता है, इसमें टी का मतलब होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, यानी कि टीचिंग और लर्निंग, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. वो कैसे जुड़ी हुई हैं? अब देखो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो जरूर एक लर्नर समझेगा. ठीक है, वहीं अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है लेकिन किसी लर्नर को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो नहीं समझेगा. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि एक टीचर और लर्नर किस मेंटालिटी के साथ पढ़ाने आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. असर्शन में बोला गया है यूज ऑफ आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें आती हैं आईसीटी के अंदर. यूज ऑफ आईसीटी इज जस्टिफाइड ड्यूरिंग टीचिंग विच विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि एक टीचिंग में, अब मैं हूं, अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर की मदद से, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी कर रहे हो, ये आईसीटी के अंदर आता है. सो हम लोग जो इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीजों की मदद से आपको पढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, आप लोगों की जो रिजल्ट्स है वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, यानी कि अनुकूलित हो जाते हैं. इसका कारण ये बताया गया है कि लर्निंग आउटकम्स आर कॉन्टिजेंट ऑन यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि सीखने के परिणाम शिक्षण के दौरान आईसीटी के उपयोग पर निर्भर करते हैं. कि अब आप लोग पढ़ने के लिए, जैसे आप लोगों को मोबाइल दिया हुआ है, ये क्या है कि आप लोग आईसीटी का यूज कर रहे हो लर्निंग के लिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे हमारे सेशन देखते देखते आप लोग किसी मूवी तक पहुंच गए. तो ये डिपेंड करता है एक लर्नर पे कि वो आईसीटी का यूज टीचिंग के दौरान कैसे करती है. सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि ए और बी दोनों तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन इसका रीजन जो है वो स्टेटमेंट ए से मैच नहीं करता. Next question is from the following list of learner characteristics. Learner characteristics और teacher characteristics बहुत important topic है. Okay, identify those which are associated with field independent learners. Okay, so field independent learners यानी कि जो कि किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी, जो कि किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वहां के उस पे बताइए आपके लर्नर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. Focus on facts and principles, perceive global aspects of concepts and materials, prefers and likes to compete, can organize information by himself or herself, likes to cooperate. Correct answer here is option number 3, that is A, C and D. ठीक है, तो एक लर्नर अगर किसी भी फील्ड में इजीली एसोसिएटेड है, इजीली काम कर सकता है, ठीक है, फील्ड इंडिपेंडेंट वो है, तो उनका फोकस किस पे होना चाहिए? फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए, यानी कि अपने तथ्यों और सिद्धांतों को वो ध्यान में रखे. दूसरा है प्रेफर्स एंड लाइक्स टू compete, यानी कि वो क्या है, बहुत सारी चीजों में बिजी है, एक स्टूडेंट है कि वो उनको अपनी स्टडीज भी करनी है,
अब हमारे पास ही ग्लोबल ऑनलाइन में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी मास्टर डिग्री भी अभी कर रहे हैं। ओके, उन लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम का भी अभी चल रहा है, वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ में वो डांसिंग एंड ऑल इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए उनके फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए, प्रेफरेंसेस पता होनी चाहिए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, कि अपने लिए जो इंफॉर्मेशन है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर। सो करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे है ए, सी एंड डी। एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किया है। ये सारी चीजें वहां पे डिटेल में हमने डिस्कस की हैं। ओके, डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, आपके कोई टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, next question is assertion reason based. Nowadays many online courses are available and their popularity is increasing. So बहुत सारे online courses आज के समय पे उपलब्ध हैं और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि selecting the right course from many such is a big challenge. अब इतने सारे कोर्सेज में से करेक्ट बिल्कुल कोर्स को, एक राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना भी क्या है, एक चैलेंज है। अब जैसे कि अगर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं, यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप लोगों ने उन सब को छोड़ करके ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया। आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, कोर्सेज आजकल बहुत सारे हैं एंड उसमें से करेक्ट कोर्स जो है, राइट कोर्स जिसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टूडेंट के लिए कि इतने सारे ऑप्शंस में से हम किसको चूज करें। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स लिंक आपस में नहीं है। रीजन जो है, कारण जो है इस अभिकथन का, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the spectrum of teaching methods given below, which are considered dialogic? So टीचिंग लर्निंग में एक मेथड होता है जिसको कि क्या बोला जाता है, डायलॉजिक मेथड बोला जाता है। हिंदी में देखें तो संवाद बोला जाता है। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ एंड आंसर बता दे रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं, यानी कि हम आपको बीच में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, जो कि हमने कुछ याद नहीं किया, वो सिचुएशन को देख के, क्वेश्चन को देख के ऑटोमेटिकली हमारे माइंड जनरेट करता है। सो ये डायलॉजिक वर्ड जो है टीचिंग लर्निंग में, ये क्या बताता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? लेबोरेटरी वर्क, यानी कि जब आप लैब में, प्रयोगशाला में काम करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, प्रदर्शन करते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल हम देते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये यूजीसी नेट पेपर 1 का ट्यूटोरियल ही है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है एंड उसके बारे में सब अपने अपने व्यूज बताते हैं कि किसको किस टॉपिक के बारे में क्या लगता है। या फिर प्रोजेक्ट वर्क, जो कि स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है एंड वो अपने एंड पे उसको करते रहते हैं, घर पे जाके या कहीं पे भी। तो सबसे ज्यादा डायलॉजिक कौन सा होता है? वो होता है आपका ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है यूजीसी नेट पेपर 1 के ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, इसमें आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है। ओके, एंड ग्रुप डिस्कशन तो आपको मैंने बता ही दिया, उसमें भी हर एक स्टूडेंट को बोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस? ओके, यानी कि सामाजिक क्षमता किसको कहा जाता है स्कूली शिक्षा के अंदर, अगर हम बात करें? ऑप्शंस आर मोटिवेशन, ठीक है, ऑप्शंस आर मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सो करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है, सो ए, सी एंड डी ओनली। सोशल कॉम्पिटेंस, अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है तो वो सोशली भी एक्टिव होगा। सोशल स्किल्स, यानी कि किसी से बात करने का तरीका, लोगों के बीच में कैसे बिहेव करना है, ये तरीका, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं बच्चों को।
अब देखो ये सब चीजें स्कूल लर्निंग होती है, स्कूल में बच्चों को अगर सिखाई जाती है, या स्कूल वाली जो एज होती है उसमें घर में भी अगर सिखाई जाती है, तो इससे सोशली स्ट्रांग होता है एक बच्चा, सामाजिक क्षमता उसकी बढ़ती है, तो वो मोटिवेटेड रहता है। सोशली यानी कि सामाजिक कौशल, यानी कि लोगों के बीच रहकर कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे खाने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीजें रहती है। एंड फैमिली सपोर्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। Next question is, teaching differs from training and conditioning is so far as it promotes. So टीचिंग जो है आपको पता ही है कि टीचिंग ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से काफी अलग होती है। ओके, सो ये किसको प्रमोट करती है? ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गहन सोच को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason based है, it is the responsibility of the teacher to make students active learners with the help of different interactive techniques। यानी कि एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को एक्टिव बना करके रखे। ठीक है, ये होती है कि वो अपने लर्नर्स को एक्टिव लर्नर बनाए। कैसे कर सकते हैं वो? कि वो स्टूडेंट्स को बार बार कुछ कुछ एक्टिविटीज दें, बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते रहे, ताकि स्टूडेंट्स को लगे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को एक्टिवली सुनना है ताकि हम आंसर दे सके। एंड इसका कारण ये है कि इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लर्नर्स। टीचर सेंटर्ड क्या होता है? जिसमें सिर्फ टीचर्स ही डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, इस तरह से। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ पैसिव लर्नर्स होते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, उनको सिर्फ सुनना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीटी बेस्ड है, जिसमें कि इसके बेनिफिट्स बताए हैं। डिफरेंट हमारे पास इनिशिएटिव्स है, स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला, एंड ये पाठशाला होगा यहाँ पे। ओके, एंड हियर वी हैव इज ई यंत्रा। तो स्वयं स्वयं क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसको अगर हम लोग मैच करके देखें, तो स्वयं गोज टू अर्न क्रेडिट्स टू ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं प्रभा क्या होता है? टू वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ईपीजी पाठशाला is to get free books and curriculum based e-content, and e-yantra is to get hand-on experience in embedded system. Okay, so this is the basic definition. Next question is, which school of thought laid down one of the principles of teacher and learner role as follows: the teacher's role is not to direct but to advise, because a child's own interest should determine what he learns। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो नहीं है यूजीसी नेट के लिए, बट किसी एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑप्शंस में जो 4 टर्म्स है, यू शुड नो द मीनिंग। ओके, next question we have is, from the list given below, identify those features which relate to an approach to teaching learning in indirect strategies of teaching। तो करेक्ट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरी प्रोसेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, एक स्ट्रेटेजी होती है इनडायरेक्टली, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली कोई टॉपिक नहीं बताऊंगी, मैं आपको इनडायरेक्टली कुछ सर्च करने को बोल दूंगी। ठीक है, सो इंक्वायरी प्रोसेस होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है, देन गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर प्रोसेस टाइप रादर देन कंटेंट टाइप। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप क्या होता है। तो देखो हमारे पास ना 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक आता है प्रोसेस टाइप, एक आता है कंटेंट टाइप। सो अगर हम लोग प्रोसेस टाइप की बात करें, इसके अंदर आ जाता है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, दूसरा आ जाता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरा आ जाता है इसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं? ये तीनों चीजें आती हैं प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, सी एंड ई ओनली।
Next question is very important. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is reason. Assertion says pedagogy and social interaction are two major areas of activities of teachers. यानी कि शिक्षास्त्र और सामाजिक संपर्क शिक्षकों की गतिविधि के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एंड इसका कारण है इट इज कम्युनिकेशन दैट इज क्रूशियल फॉर मेकिंग बोथ द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। यानी कि ये संचार है जो दोनों गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Next question is, if your students are identified as unable but willing in terms of their performance readiness level, which of the following methods of teaching will be considered appropriate to deal with them? So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टूडेंट अनेबल है, यानी कि वो सक्षम नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता है कि यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम बहुत टफ है, ये हमारे बस की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं पे सोचते हैं कि नहीं, एक बार तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी क्षमताएं पता होती हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना चाहते हैं। सो इस तरह में हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स को किस तरह के टीचिंग मेथड से डील किया जाता है, वो है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। यानी कि इस तरह के स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे टास्क दे करके, छोटे छोटे टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनको आगे हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी स्टेप में बीच में कोई गलती कर भी देते हैं तो उस छोटी सी गलती को हम इग्नोर कर सकते हैं एंड किसी और तरीके से उस गलती को सुधारने का तरीका उनको बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट फेज में वो गलती ना करें। तो ये एक प्रोसेस बहुत स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो शिफ्ट 1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ individual differences will be affected if a child does not want to play with another child as he or she feels shy. So आप लोगों को पता है कि एक चाइल्ड होता है, उनके डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट फेजेस से उनको क्रॉस होना होता है। अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसे डेवलपमेंट एरिया में है जहां पे कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने जाने में थोड़ा शाय फील करता है, ठीक है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है किसी के साथ मिक्सअप होने में, तो वो कौन से डेवलपमेंटल एरिया में आता है, ये क्वेश्चन इधर पूछा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा जो है वो कौन सा एरिया आता है, वो आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इजी ये क्वेश्चन था। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं कंफर्टेबल होता है बात करने में, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है, वो शाय फील करता है, तो ये मतलब होता है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उस बच्चे की, वो स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई इस तरह के बच्चे सोशली एक्टिव नहीं होते और वो शाय फील करते हैं पब्लिक प्लेसेस में जा करके, या फिर किसी नए बच्चे से बात करने में। ओके, सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल डेवलपमेंट अगर यहाँ पे आंसर होता तो क्वेश्चन में कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा होता कि एक बच्चा अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो 5 से 6 घंटे तक खेल सकता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा 1-2 घंटे में खेलने के बाद थक जाता है, तो उसका कौन सा डेवलपमेंट है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट यह होता है कि अगर किसी एक बच्चे के साथ किसी दूसरे बच्चे ने कुछ मजाक कर दिया, या फिर जैसे बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, खेलते हुए कुछ बोलते हैं, इस तरह से कुछ बोल दे और पहला वाला बच्चा जो है वो बैड फील करे, सैड फील करे, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता है कि जिसकी लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रही, वो नहीं समझ पा रहा कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे चारों ऑप्शंस के एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको बता दिया। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स ऑफ मेमोरी एंड सेकेंड दिया गया है मीनिंग। पहला यहाँ पे है रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना या किसी चीज को याद रखना। रिटेंशन का मतलब होता है प्रतिधारण,
यानी कि कितना हम रिटेंशन कर सकते हैं, कितना हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे होता है ना, हमने पढ़ी तो है, एग्जाम के दौरान हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है, यानी कि वो याद आ जाती है हमें अगर थोड़ा सा हम फोकस करें। दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड लास्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि किसी चीज को मान्यता देना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये फैक्टर्स हैं मेमोरी के। अब उसके मीनिंग्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो पहला ऑप्शन बोलता है द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न, यानी कि ये एक मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल लेवल होता है किसी भी पर्सन का, जिसमें कि वो जो भी चीजें उन्होंने सीखी हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से या कहीं से पढ़ के, उसको वो क्या कर सकता है, वापस उस समय पे वो उसको याद कर लेता है। ओके। सो सेकंड जो है, सेकंड में बोलता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो हमारी जो रिटेनिंग पावर है, यानी कि प्रकटीकरण की जो शक्ति होती है, उसको सामान्य रूप से हम लोग जो है धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। तो जो भी मटेरियल, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, ठीक है, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, उस चीज को हम लोग कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन बोलता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सो किसी एक स्टूडेंट को अगर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको कोई चीज सिखाते हैं, उससे उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है, उनके चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन इसको हम लोग मानते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स डिटेल में देखे थे तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। तो देखो, पहला जो है रिमेम्बरिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज को याद रखना। हम पर्सन जो होता है, कोई भी इंसान जो होता है, वो किसी चीज को तब याद रख सकता है जब वो अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और लर्निंग दी जाती है। ओके। दूसरा फिर आता है हमारे पास रिटेंशन। रिटेंशन से यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको करेंगे इस तरह से। एंड रिटेंशन में हम मैच करेंगे द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न, यानी कि जो चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं उस पर अगर थोड़ा सा जोर डालेंगे, मेंटल रिवाइवल अगर उस पर करेंगे, तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड रिकॉग्निशन होता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी तक के दो क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स। सो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते हैं, राइट, उनको उनको एम्प्लॉय करने की, यानी कि उनको यूज करने की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते क्या है। सो ये एक इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, इसको हम लोग किसी ऑनलाइन रिसर्च मेथड का सबसेट भी बोलते हैं। एंड बेसिकली दे आर एन अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड फॉर कंज्यूमर रिसर्च। ठीक है। जनरली इसको रिसर्च में यूज किया जाता है, बट क्योंकि ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की बात की गई है तो यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। ओके। सो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के टाइम पर, ये सब चीजें आती हैं ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स के अंदर। ओके। सो इसकी लिमिटेशंस पूछी गई हैं। पहला ऑप्शन है इजी एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस साइट्स कैन बी set here. Okay. Next is email interviews with people in different time zones will be extremely participatory, यानी कि जो ईमेल इंटरव्यूज होते हैं, दो लोगों के, एक किसी और कंट्री में है, दूसरा पर्सन किसी और कंट्री में है, वो एक्सट्रीमली पार्टिसिपेटरी होते हैं, यानी कि अत्यंत सहभागी होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट्स में इफेक्ट द डेटा क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि डेटा क्वालिटी, जैसे इंटरव्यू अगर ऑनलाइन चल रहे हैं, बीच में अगर ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, यानी कि डेटा लॉस हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन मिस हो जाता है, तो वो जो है वो क्वालिटी को थोड़ा वहां पे डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है द अप्रोच इज कन्फाइंड टू द पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। सो जो लोग एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट के साथ, ये अप्रोच उन लोगों के लिए कन्फाइंड होती है।
नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड, यानी कि प्रतिभागियों पर बाहरी प्रभाव देखे जा सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता दी हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर पे जाने से पहले ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, इसको आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये डेटा कलेक्शन करने के डिफरेंट तरीकों में से एक है, जो कि एक रिसर्चर को या फिर जो भी एक इंटरव्यूअर को मदद करता है कि एक डिस्कशन को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरा कर सके। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई। लिमिटेशंस पूछी है, तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू की क्वालिटी या फिर कम्युनिकेशन की क्वालिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती यहाँ पे हम किसी को कुछ काम नहीं करवा सकते ऑनलाइन, ये चीजें रहती हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड हियर। ठीक है, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। एंड बाकी के जो दो ऑप्शंस है ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शंस ऑनलाइन फोकस ग्रुप की एक हम बोल सकते हैं डेफिनेशन का ही पार्ट है। Next question is, in online mode of teaching, a teacher added reading material like Word document, PPT, e-content, etc. on e-platform. Which option the students would choose? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, ई कंटेंट, ये सब चीजें क्या है, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन टीचिंग है। हमारे लाइव सेशंस आप देखते हो, ये भी ऑनलाइन टीचिंग है। इसमें हम लोग, जैसे ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये व्हाइट पेज नजर आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें पीपीटीज हैं। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं। तो अगर एक टीचर टीचिंग के लिए इस तरह का रीडिंग मटेरियल यूज करते हैं, सो स्टूडेंट्स को क्या चूज करना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइंड मैपिंग टूल्स, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर असेसमेंट टूल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो स्टूडेंट को भी ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉपर प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, उनके पास भी वो चीजें उनको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers or adults. देखो, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसमें ये था कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने में शाय फील करता है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एक बच्चा कोई काम अगर उसको अकेला करने को दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, लेकिन वही अगर उसके साथ कोई पर्सन बी है, कोई स्टूडेंट बी है जो कि एक स्किल्ड स्टूडेंट है, जिसको वो काम अच्छे से करना आता है, अगर इन दोनों की एक टीम बना दी जाए तो पर्सन ए उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। सो इस टर्म को, इस चीज के लिए एक टर्म यूज की जाती है टीचिंग में, उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनको इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज होती है अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, assimilation, या फिर equilibrium. So right answer here is option number 3, that is assimilation. assimilation का मतलब होता है मिलाना, एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से मिलाना। वो क्वेश्चन में ही लिखा है, बस आपको टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। So assimilation of knowledge occurs when a teacher encounter a new idea. इसमें टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिमुलेशन में टीचर का रोल होता है या नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिमुलेशन मेथड में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे वो अपने आइडियाज को यूज करके इस तरह के शाय स्टूडेंट्स को एक एक्टिव स्टूडेंट्स के साथ बिठाए, सो दैट वो भी उस चीज में पार्टिसिपेट करें एंड उनकी ग्रोथ हो, उनके उनमें इंप्रूवमेंट्स हो। राइट, सो इस तरह की चीजों में टीचर का एक मेजर रोल होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि एक स्टूडेंट है जिसको आता सब कुछ है, बस वही चीज है कि वो शाय फील करता है, अकेले उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम करेगा। चाहे उसको सब कुछ आता है बट कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, तो वहां पे भी हम लोग एसिमिलेशन टेक्निक को इजीली यूज कर सकते हैं।
ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को इन क्वेश्चन से जरूर एक आइडिया लग चुका होगा कि एनटीए ने अब किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका ये बेनिफिट है कि इन क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो टीचिंग में जून 2023 का पहला क्वेश्चन है, द टीचिंग दैट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस and uses support when needed but remove those supports as student become able to handle more on their own is called as। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसी टीचिंग मेथड की बात की गई है जिसमें कहा है कि एक टीचर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण अनुदेश देते हैं और उनको चीजें समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिया और उस टास्क में लेकिन फिर मैं आपकी हेल्प भी करूंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, आपका सपोर्ट भी मैं करूंगी। एंड मैं आपका सपोर्ट तब तक करूंगी जब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं जाते। एंड जितना भी सपोर्ट है मेरा वो मैं हटा दूंगी, आपको हेल्प करना बंद कर दूंगी जब मुझे लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अपने आप से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसेसिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग, अडेप्टिव टीचिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे करेक्ट आंसर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन अडेप्टिव टीचिंग यानी कि अनुकूलनात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक ऐसे माहौल को अडेप्ट करने में, अपनाने में मदद करते हैं टीचर, ताकि आगे आने वाले समय में वो खुद से उन चीजों को सॉल्व कर सके। ठीक है। तो शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं हर एक चीज में, कुछ लेने में, पानी पीने में, हर एक चीज में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजों को खुद से कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो ये होता है अडेप्टिव टीचिंग। Right? Second question है, which of the following are the interrelated phases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? Okay, so यहाँ पर देखो टीचिंग के कुछ मेथड्स की बात की गई है जो कि खास तौर पर जॉन केलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, जो चरण ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है। ऑप्शंस है अटेंशन यानी कि ध्यान, अथॉरिटी प्राधिकार, रिलेवेंस प्रासंगिकता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए सी डी एंड ई ओनली। ठीक है। जॉन कैलर ने जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रोसेस में लर्नर्स मोटिवेशन को लेकर के थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ फेजेस हैं और ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें अथॉरिटी के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस नोन एज। अब देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? आपके मंथली टेस्ट में से, या फिर आपके हर 6 महीने में जो एग्जाम हुए थे उसमें से कंपेयर किया जाएगा। तो ये कौन सी असेसमेंट होती है? सो ये होती है स्वमानक आकलन। स्वमानक का मतलब क्या है? स्वमानक, स्व का मतलब होता है अपने आप से। ठीक है। अपने आप की ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्होंने जून 2023 का एग्जामिनेशन भी दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मार्च 2023 का एग्जाम भी दिया होगा। तो आपने क्या किया? अपने प्रीवियस एनालिसिस और अपने प्रोग्रेस को देखकर ही तैयारी की और उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगा लोगे कि दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये क्या है? ये आपने अपने आप से अपना आंकलन किया, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस, अपनी पुरानी जो स्कोर था या पुराना जो आपका रिजल्ट था, उससे नए रिजल्ट को कंपेयर करके एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आईसीटी और हायर एजुकेशन के लिए भी कॉमन रहेगा। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, एडवांटेजेस है कि
एक ऑनलाइन टीचिंग टूल, जैसे अभी देखो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, वैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वैसे अलग-अलग पोर्टल्स हैं और उसमें ये दूसरी तरफ कहा है कि टीचर को इसमें से क्या फ़ायदा हो सकता है। ऑप्शंस है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। लगभग ये जितने भी हैं इसमें से 3 तो देखो स्वयं के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है? सो डायरेक्ट आंसर पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। ये बहुत आसान है, वीडियो कॉल जो आप लोग करते हो। लॉकडाउन के समय पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्लासेस वीडियो कॉल्स और इसके थ्रू ही अटेंड की गई थी। सो वीडियो कॉल क्या होता है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशंस कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स, कि एक स्टूडेंट कहीं और है, दूसरा स्टूडेंट कहीं और है, कहीं पर भी अपने लोकेशन में बैठकर वो अच्छे से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगला है डिस्कशन फोरम, encouraging students engagement and collaboration, fostering critical thinking and problem solving। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर मान लीजिए मेरे कुछ व्यूज हैं, मुझे उसके लिए कितना नॉलेज है, किसी दूसरे स्टूडेंट को उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है, वो सब आपस में डिस्कस करेंगे, बहसबाजी भी होगी। तो वो सब चीजें क्या करती हैं, किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। अगला है ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ऑनलाइन ही आपको अपना मूल्यांकन पता चल जाता है। सो वो है क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट्स क्विकली एंड इजीली, ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक। जैसे अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अटेम्प्ट करते हो, चाहे सेट या नेट कोई भी एग्जाम है, वहां पर जैसे ही आप सबमिट करते हो पेपर को, इमीडिएटली आपके सामने आपके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है। एंड लास्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके ग्रेड्स, उन्होंने क्या पढ़ा है, उनका क्या कोर्स है, कैसे वो पूरा होगा, वो सब चीजें इसमें एक प्रॉपर तरीके से, सरल तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। When participants drop out of a study leading to change in the nature of sample, it would cause which of the following threats in internal validity? Okay, so इस तरीके में आ जाती है attrition threat, यानी कि क्षरण संबंधी खतरा। कोई भी एक पार्टिसिपेंट है, वैसे तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, गलती से इसमें ऐड हो चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखो कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी अगर चल रही है, उसमें क्या करता है एक प्रतिभागी, रिसर्च स्टडी के बीच में ही बाहर हो जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका जो पूरा सैंपल था उसका स्वरूप ही बदल जाता है। अब कोई टीम वर्क कर रहा है, सबको बराबर बराबर अपना अपना काम दे दिया गया है, उसमें से एक कोई पर्सन बीच में छोड़ दे तो सबका काम उथल पुथल हो जाएगा ना। तो ऐसे में कहा है कि कौन सी इंटरनल वैलिडिटी को इससे खतरा हो सकता है, तो वो है क्षरण संबंधी खतरा। अगला है द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? सहयोगात्मक अधिगम। इकट्ठे होकर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज लिसनिंग स्किल्स इज डेवलप्ड। ठीक है, सो इकट्ठे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि उनकी जो सुनने की शक्ति है उसको डेवलप किया जा सकता है कौन से तरीके से? फिश बाउल, सर्कल ऑफ वॉइसेस, जिगसॉ स्ट्रेटेजी या फिर केस स्टडी। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, दैट इज फिश बाउल स्टडी। सो फिश बाउल में बेसिकली स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बनाया जाता है, इसमें मीडियम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे 5-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन सकते हैं, इस तरीके से एक सर्कल में इनको बिठा दिया जाता है। थोड़ा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 12-15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इस तरीके से उनका सर्कल बना दिया जाता है एंड उनको एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फिश बाउल। फिलहाल के लिए काफी है, वैसे तो फिश बाउल में बहुत सी चीजें और भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। सो विगोत्सी के हिसाब से जो भी लर्निंग होती है वो बाहर निकल कर, समाज में निकल कर लोगों से बातचीत करने, उनसे मिलने से बढ़ती है। और दूसरा है, दूसरा भी विगोत्स्की के द्वारा ही कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर्स एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उसमें ये कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग जो होती है उसकी हेल्प से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे आप कोई भी प्रॉब्लम दो, कोई भी समस्या उनको दे दो, वो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर ही रहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर एक और सवाल बढ़ता है कि
स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है टीचिंग में? इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो किसी भी स्टोरी को समझने में, इमेजिन करने में थोड़ी-सी मुश्किलें उनको आती हैं, क्योंकि वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को। दिए तो ये आता है स्कैफोल्डिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना बहुत सी छोटी-छोटी, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी में, क्योंकि एक क्विक रिविजन सेशन है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आंसर और छोटा-सा एक्सप्लेनेशन और ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सब अवेलेबल है, आप बस कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, so it consists of what? So it consists of prohibit collaboration among teachers and students during assessment process। ठीक है, प्रोहिबिट कोलैबोरेशन क्या होता है? जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन है, सहयोग है, उसको यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता, खास तौर पे तब जब असेसमेंट चल रही होती है, मूल्यांकन का कार्य चल रहा होता है। दूसरा आ जाता है इसमें एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ओनली। तो उस केस में पोर्टफोलियो असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनकी गलतियों पर। और अगला है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, कि वो लर्निंग की भावनाओं को क्या समझते हैं, कैसे उनको फील होता है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक पूरे सिस्टम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, उनका सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज, उस सबको मॉनिटर करने के लिए, उस सब पर ध्यान देने के लिए एक टीचर ये पोर्टफोलियो असेसमेंट एक स्टूडेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें उस पर फर्क डालती है? फैमिली स्ट्रक्चर, कि कितने बड़ा परिवार है, क्या उससे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में फर्क पड़ेगा? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, गरीब है, अमीर है? कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति, किस समाज से वो आते हैं, या किस स्कूल में वो पढ़ते हैं? तो किस पे डिपेंड करता है? सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़ा परिवार होगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई पर्सन अगर गरीब है, नहीं फाइनेंशियली इतने एक्टिव हैं, तो वो क्या बड़े स्कूल में पढ़कर एक अच्छी एजुकेशन ले पाते? नहीं ले पाते। चाहे उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा, बट वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति से वो आते हैं? कई लोगों की संस्कृति में आपने देखा होगा, अभी भी ये कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ज्यादा। तो वो उस बैकग्राउंड से, तो उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। और किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये भी आईसीटी में कॉमन क्वेश्चन है। एडुपजल, एडपजल, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स और मेंटीमीटर। अब मे भी हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी हो चीजें, लेकिन गूगल डॉक्स तो सबने सुना होता है। सो गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स बेसिकली ये एक ऑनलाइन, जैसे आप लोग एमएस वर्ड यूज करते हो, वैसे ही ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें आप फ्री डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, फ्री स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग, फॉर्म्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब देखो, एड पजल की बात करें, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से। एड पजल ना, बेसिकली पजल क्या होता है, किसी को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो एड पजल एक फ्री असेसमेंट सेंटर टूल है, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प करता है टू क्रिएट इंटरेक्टिव ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, इंटरेक्टिव वीडियोस इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप अपने ऑडियो, अपने नोट्स, अपना कमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन की मदद से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एडू पजल, इंटरेक्टिव वीडियो, माइंड मिस्टर इज माइंड मैपिंग, देखो यहाँ से भी आसानी से ढूंढ सकते थे, है ना? उसके बाद आ जाता है गूगल डॉक्स, लाइव पोलिंग और फीडबैक, एंड मेंटीमीटर इज फॉर कंटेंट क्रिएशन, राइट?
So, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ स्टूडेंट्स बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। सो देखो, अब एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को भी अच्छे से समझो और देखो कि किसी स्टूडेंट में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए एक मेथड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ उनका बिहेवियर पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है। एंड बिहेवियर की बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वो स्टूडेंट टीचर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि एक स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो ऑब्जर्व की जाती हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, बिहेवियर लॉग, करिकुलम मैपिंग। सो देखो, समेटिव और फॉर्मेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेटिव होता है, क्या होता है फॉर्मेटिव? क्लास के दौरान जो टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। समेटिव होता है आपकी फाइनल एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर, जिसमें आपको ग्रेड्स, परसेंटेज की मदद से स्कोर दिया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिहेवियर लॉग। बिहेवियर लॉग ऐसा एक मेथड होता है जो कि ना सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, किसी और सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। खास तौर पर जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए बिहेवियर लॉग्स को यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स के माइंड में, उनकी मेंटालिटी में बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर लॉग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The channels of स्वयं प्रभा are uplinked from BISAC. सो बायसैग के द्वारा ही स्वयं प्रभा के चैनल्स को हैंडल किया जाता है। बायसैग कहाँ है, ये पूछा गया है। सो बायसैग है गांधीनगर, गुजरात में। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है किसी किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कहती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। कि जो शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच होता है पढ़ाने का, वो बेसिकली टीचर की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि इसका जो ज्यादा फोकस रहता है वो विषय वस्तु के सहकारी निर्धारण पर ही रहता है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे कैसे पढ़ाना है, इन सब चीजों पे फोकस करता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट तो देखो बिल्कुल गलत है। ये तो सामने ही पता चल रहा है, क्योंकि जिस मेथड का नाम ही लर्नर सेंटर्ड है, तो वो टीचर की जरूरतों को क्यों पूरा करेगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड ही एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की जितनी भी नीड्स होती हैं और जितना भी उनका इंटरेस्ट होता है, जितना भी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब किसी नर्सरी केजी के बच्चे को आप यूजीसी नेट लेवल का पढ़ाने जाओगे तो उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यही कहता है कि लर्नर्स के लेवल के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स के तरीके से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को जो तरीका, जो मेथड पसंद आ रहा है, उस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मैटर को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं प्रभा is an education learning platform initiated by DTH channels. सो करेक्ट आंसर क्या है इधर? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आप पहले MHRD के नाम से जानते थे। अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम थ्योरी सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा तो समझ जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A learner combines his or her previous schemes or modifies them as per new experiences. The process of combining, modifying existing schemas, and to arrive a new schema is known as। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उनके जितना भी पुराना नॉलेज था, जितना भी स्कीमा थे उनके, उस सब को थोड़ा-सा मॉडिफाई किया, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की और अपने न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर दिया, उसको बना दिया। ये जो प्रोसेस था जिसमें उन्होंने अपना पुराना नॉलेज और नया नॉलेज यूज़ किया और उससे कुछ नई चीज़ डिज़ाइन कर दी, नया कुछ एक्जिस्टिंग स्कीमा को डिज़ाइन किया, इस मेथड को क्या कहते हैं? सो इस मेथड को कहा जाता है अकोमोडेशन। ओके, ओके। सो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली दी गई है पाइगेट की लर्निंग थ्योरी में। ठीक है, पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें कही गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके पास एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है एंड इक्विलिब्रेशन होता है, ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के, किसी चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को उनके नए नॉलेज, उनके नए स्कीमा के साथ कंबाइन करके कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीजें यूज हो रही थी, वो सबसे ज्यादा फोकस्ड थी सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन को लेकर के। अब बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। सो स्कीमा बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द माइंड ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज और एक्शंस विच गो टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके माइंड में भी आ रही हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनको मिला करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने ही एक्सपीरियंस से जो सीखा था, उनके नॉलेज जो उनके पास था, उसी को मॉडिफाई किया और नया एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। ओके, सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल हमने देखा था जून 2023 के क्वेश्चंस को, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी पूछे जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सीटेट एग्जाम की अगर बात करोगे तो वहां पे ये चीजों को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में स्कैफोल्डिंग को ये बोलते हैं लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। कल जो हमने जून 2023 वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें ये कहा था कि एक ऐसा मेथड कौन सा होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक लेवल तक, लेकिन जब उन टीचर को लगता है कि स्टूडेंट खुद से चीजें समझ रहे हैं, खुद से चीजें कर सकते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग होता है। लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। ये सिर्फ टीचर्स नहीं, ये पेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका एक बेस्ट तरीका होता है। स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, कुछ फैसिलिटीज लर्नर्स को देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जब बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके लिए कुछ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से उनको चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में वो सेम एक्टिविटीज उनको दोहराने को कहा जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद जब टीचर को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि वो खुद से चीजें समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं चीजों को, प्रॉब्लम्स को, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है टीचिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की क्रिएटिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड सबसे पुराना और सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है किसी की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में हमें ये आदत डालनी है कि वो बात बात पर रोता है, बात बात पर परेशान हो जाता है, तो उनकी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उसमें बेस्ट माना जाता है। ठीक है,
सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सो इसमें है इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो सेम क्वेश्चन था, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि पेपर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, ये जोखिम की परिवर्तनशीलता पर जोर देता है। नेक्स्ट इज which of the following statement best describes summative evaluation and evaluation procedure। so summative evaluation क्या होता है, आप लोगों का evaluation मूल्यांकन किया जाता है आपके फाइनल एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें आपको परसेंटेज दी जाती है, ग्रेड दिया जाता है और बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स। देखो मैंने कीवर्ड पहले ही बता दिया था कि ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। A teacher award grades to the students after having transacted the course work। Next is which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners। so जो slow learners होते हैं, थोड़ा सा धीरे जो स्टूडेंट सीखते हैं, उनके लिए कौन सी थ्योरी को यूज किया जाता है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners। सो स्कैफोल्डिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी जो है एक एजुकेशनल थियोरिस्ट के द्वारा बनाई गई थी एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कई बार एग्जाम में ZPD के नाम से भी जाना जा सकता है, डायरेक्टली लिखा हो सकता है। सो ZPD कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्निंग अकर्स मोर इफेक्टिवली व्हेन लर्नर्स आर गाइडेड एंड सपोर्टेड इन देयर लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली इन द एरिया वेयर दे मे स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें ये क्या जाता है कि ये मेथड बोलती है कि स्टूडेंट सबसे बेस्ट तब सीखते हैं कि जिस जगह पर उनको दिक्कत आ रही है, उस जगह पर उनको अच्छे से गाइड किया जाए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाए और 1-2 बार उनको अच्छे से मदद की जाए उस तरीके से, उस जगह से बाहर निकलने की, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो वो आसानी से चीज़ों को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।